हर साल भारत में 42 लाख से ज्यादा व्हीकल्स बिकते हैं, जिनमें बाइक्स, कार, ट्रक, बसेस, ऑटो रिक्शा से लेके एरोप्लेन्स तक शामिल हैं, जिनमें हजारों प्रकार के इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता है। फिर भी ये सारे व्हीकल्स कितने भी डिफरेंट हो, लेकिन इनमें एक चीज कॉमन होती है, और पता है वो क्या है? टायर्स। और इसी इंडस्ट्री को भारत में 70 सालों से डोमिनेट करता आया है एक ही नाम, MRF। जिन्होंने पिछले साल दुनिया के 65 कंट्रीज को अपने टायर्स को एक्सपोर्ट करके 22,500 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया। तो कैसे MRF इतनी बड़ी कंपनी बनी, जबकि इंडिया मोटर व्हीकल्स का नंबर बाकी दुनिया से काफी कम रहा है? इसे जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा भारत के आजादी से 3 साल पहले चेन्नई के मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में, जहां KM मम्मन मप्पिलाई अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। उनका जन्म एक बहुत ही अच्छी फैमिली में हुआ था, लेकिन उनके पिता आजादी की लड़ाई से जुड़े होने के कारण उनसे उनकी सारी दौलत छीन ली जाती है, जिसके कारण KM ने 1946 से ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए घर घर जाके बलून्स बेचना शुरू कर दिया था। और 1949 आते आते वो रबर के दूसरे आइटम्स जैसे टॉयज और ग्लव्स भी बेचने लगे। उसी दौरान भारत जैसे डेवलपिंग देश में ट्रेडेड आइटम्स की डिमांड बढ़ने लगी थी। जो टायर्स पूरी तरह से घिस चुके हैं या उनके ऊपर से ग्रिप हट चुकी होती है, ऐसे टायर्स पर रबर की एक नई लेयर चढ़ाकर उन्हें नया बना दिया जाता है और फिर से इस्तेमाल किया जाता है। और इसी को देखते हुए KM जी ने अपने भाई की मदद से 1952 में इस इंडस्ट्री में कदम रखा और अपने बेहतरीन क्वालिटी के चलते बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज को हराकर 1956 तक 50% मार्केट कैप्चर कर लिया। और इसी बीच आता है MRF की स्टोरी का पहला बिजनेस लेसन, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ बिजनेस। MRF जान चुके थे कि ट्रेडेड टायर्स का मार्केट छोटा है और वो इसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, तो उन्होंने नए टायर्स बनाने के बिजनेस में कदम रखा। MRF ने इस बिजनेस में कदम तो रख दिया था, लेकिन टायर के मैन्युफैक्चरिंग की कोई भी टेक्नोलॉजी MRF के पास नहीं थी। इसी कारण से उन्होंने 1960 में US की कंपनी मैन्सफील्ड के साथ पार्टनरशिप की, जिससे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग के सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स को सीखा। और इसी एग्रीमेंट के अंडर MRF यूरोप और मिडिल ईस्ट समेत दुनिया के कई देशों में मैन्सफील्ड के नाम पर अपने टायर्स बेचने लगे। और 1962 में अपना पहला प्लांट और 1964 में बेरूत में अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस भी खोला, जो किसी इंडियन कंपनी के लिए पहला इंटरनेशनल एक्सपेंशन था। दूसरा लेसन है पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। पहले इंडिया में डनलूप, गुडियर और फायरस्टोन जैसे वेस्टर्न कंपनीज की ही मोनोपोली थी, जिसके कारण वो प्राइसेस अपने हिसाब से सेट करके मार्केट को डोमिनेट करते थे। एंड आजादी के बाद भारत ने कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का साथ दिया था, जिसके चलते सरकार भी जानती थी कि अगर इंडिया किसी वॉर में फंसता है तो ये वेस्टर्न कंपनीज इंडिया की सप्लाई को रोककर इकोनॉमी को घुटने पे ला सकती हैं। और गवर्नमेंट की इसी चिंता को दूर किया MRF ने। 1963 में MRF ही वो फर्स्ट कंपनी थी जिसने इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू की, जिसका इनॉर्गेशन पंडित नेहरू ने अपने हाथों से किया था। इसी के साथ उन्हें बहुत सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले, जिससे उन्हें दूसरे ब्रांड्स के साथ कम्पीट करने में आसानी हुई। थर्ड लेसन है पार्टनरशिप एंड टेक्निकल कोलैबोरेशंस। MRF डोमेस्टिक मार्केट में तो अच्छा कर ही रहा था, पर इंडियन मार्केट साइज में अभी भी काफी छोटा था, जिसके कारण MRF का मेजॉरिटी रेवेन्यू अभी एक्सपोर्ट से ही आता था। लेकिन इन MRF के एक्सपोर्ट्स में एक दिक्कत थी। बदलते समय के साथ टायर्स में बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो रहे थे, जिसके कारण MRF कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और MRF ने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला कोलैबोरेशंस करके, जिसने MRF को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी एक्सेस ही नहीं दिया, बल्कि कई दूसरे प्रोडक्ट जैसे कि एयरक्राफ्ट टायर्स, कन्वेयर बेल्ट्स और पॉलीयूथेरीन पेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स भी ऐड किए। और इसी दौरान MRF ने फन स्कूल जैसे ग्लोबल ब्रांड्स भी क्रिएट किए, जो कि आज भी उनके रेवेन्यू का एक मेजर कंपोनेंट है। और इन सभी के बाद शुरुआत होती है फोर्थ लेसन की, जो कि है अडॉप्टिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। यस, टायर्स की डिमांड इंडिया में हमेशा से ही कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि ट्रक और बसेस ने संभाल रखी थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ग्रो हुई, लोगों में पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कि कार, टू व्हीलर्स की डिमांड बढ़ने लगी। और इसका फायदा उठाया MRF ने। जब बाकी कंपनीज इस उभरते मार्केट को इग्नोर कर रही थी, उसी दौरान MRF ने इस सेगमेंट के लिए क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाकर कस्टमर्स का दिल जीत लिया। और इसी दौरान MRF ने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर जैसे कि मारुति, टाटा, महिंद्रा के साथ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट किए, जिसके कारण इनकी गाड़ियों में MRF के टायर इनबिल्ट आने लगे। जिसका एग्जांपल है 1980s में लॉन्च हुई मारुति 800, जिसमें MRF के टायर्स यूज हुए थे। अब अगर कस्टमर का एक्सपीरियंस पहले प्रोडक्ट से अच्छा रहा, तो फिर से वो उसे ही चुनेगा, और जिसका फायदा MRF को हुआ, जहां उन्हें बने बनाए कस्टमर्स मिल गए। और इसी सक्सेस स्टोरी का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है यूनिक ब्रांड वैल्यू। समझने से पहले एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, इंडिया में सबसे पॉपुलर क्या है? क्रिकेट, और क्रिकेट का मास्टर सचिन तेंदुलकर।
और इसी चीज को एमआरएफ ने पहचाना और सचिन तेंदुलकर को एमआरएफ का ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, जिसके कारण देश का बच्चा बच्चा एमआरएफ को जानने लगा। अब भले ही सचिन उनके प्रोडक्ट को यूज करे या ना करे, लेकिन एमआरएफ तो सचिन के साथ जुड़ गया। और इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए विराट कोहली एमआरएफ के ब्रांड एम्बेसडर बने, जो कि कंपनी की मार्केट वैल्यू को और भी बढ़ाता है। और इन्हीं सब कारणों के चलते एमआरएफ इंडियन स्टॉक मार्केट का सबसे वैल्यूएबल शेयर भी है, जिसकी वैल्यू 1,19,000 रुपए से भी ज्यादा है। और सिंस 1990 से एमआरएफ ने लोगों को 5,900% का रिटर्न भी दिया है और गुब्बारे बेचने से शुरू हुए इस सफर को 50,000 करोड़ की कंपनी में बदल दिया। इसे कहते हैं सक्सेस स्टोरी। इसके अलावा आपको कौन सी वो चीज लगती है जिसने एमआरएफ को इतना सक्सेसफुल बनाया? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कैसे एक ट्रक ड्राइवर ने बना डाली 6,000 करोड़ की कंपनी, इसकी डिटेल बिजनेस केस स्टडी देखने के लिए वीडियो पे अभी क्लिक करें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।